हाँ जी बच्चों, वेलकम। यूनिट 8 है, चैप्टर 1 है, लेक्चर नंबर 5 है। और बेटे हम जो टॉपिक चर्चा कर रहे हैं आज, उसका नाम है एक्स-रेज। एक्स-रेज में सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं डिस्कवरी ऑफ एक्स-रेज, यानी एक्स-रेज कैसे डिस्कवर हुई। ठीक है, तो देखो जरा ध्यान से सुनेंगे। देखो बेटे, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था प्रोफेसर रॉन्जन। क्या नाम था? प्रोफेसर रॉन्जन, RONTENGEN, शायद ये स्पेलिंग है, एक बार देख लेना। प्रोफेसर रॉन्जन वो बेटे कर क्या रहे थे, जो आपकी ट्यूब्स होती है ना, कैथोड रे ट्यूब्स, उनके अंदर गैस का प्रेशर काफ़ी कम कर रखा था। एक आइडिया के लिए बता रहा हूं, जैसे ये कैथोड रे ट्यूब हो, गैस को बहुत लो प्रेशर पर इस पर भर रखा था, वेरी लो प्रेशर पर गैस को भर रखा था। आपको पता ही है, एक इसमें कैथोड था, है ना, एक एनोड था यहां पर, और इन दोनों के बीच में बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगाया था, वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस। हाई का मतलब ये समझ लो 10,000 वोल्ट से भी ज़्यादा, 15,000 वोल्ट या इस ऑर्डर का, यानी 10 से 20,000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया। तो उन्होंने क्या देखा बच्चों, देखा क्या, उन्हें ऐसा लगा कि कोई अदृश्य चीज, कोई इनविजिबल चीज यहां से निकल रही है। और खास बात ये थी बेटे, उसमें जो पेनिट्रेशन पावर थी, यानी सॉलिड चीजों के भी आर पार जाने की क्षमता थी। ये उन्हें कैसे पता चला? उनके पास एक फोटोग्राफिक प्लेट थी, तो फोटोग्राफिक प्लेट पूरे काले रैपर में रैप्ड थी, मोटे काले कागज से कवर थी फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट एकदम रैप्ड थी अच्छे से, लेकिन वो प्लेट जो काले ब्लैक कलर के मोटे पेपर में रैप थी, वो प्लेट भी एक्सपोज हो गई, है ना। तो इससे उन्हें पता चला कोई ऐसे रेडिएशंस हैं जो बेटे पेनिट्रेशन की क्षमता रखते हैं। उन्होंने यहां पर एक सॉलिड अपना, जैसे बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा रखा, तो चाबियों के गुच्छे की फोटोग्राफिक प्लेट पर फोटो बन गई। यानी इस तरह के रेडिएशन थे जिनमें काफ़ी पेनिट्रेशन पावर थी, लेकिन इन रेडिएशन को वो पहचानते नहीं थे। तो जैसे कोई अननोन चीज होती है तो उसका नाम हम क्या मान लेते हैं? एक्स। तो उन्होंने कहा कोई ऐसी अननोन रेडिएशंस हैं जिनमें काफ़ी पेनिट्रेशन पावर है, तो उन्होंने उनका नाम मान लिया उन अननोन रेडिएशन का एक्स रेज। तो इन्हीं का नाम पड़ गया एक्स रेज। इस तरह से एक्सीडेंटली एक्स रेज की डिस्कवरी हुई। ठीक है, अब एक्सरे तुम भी जानते हो, जैसे आपको पता होगा किसी की हड्डी वगैरह टूट जाती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, एक्सरे कराते हैं, तो उसमें आपको पता लग जाता है हड्डी कहाँ से टूटी है। क्यों? क्योंकि एक्सरेज में पेनिट्रेशन पावर होती है, ये हमारे कपड़ों से पार होती हुई हमारी बॉडी के आर पार जा पाती हैं, है ना, और उस चीज़ को बता पाती हैं कहाँ से हड्डी वगैरह टूटी हुई है। तो ये बात सबसे पहले डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे, उनका नाम था प्रोफेसर रॉन्जन। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गई बात। अब देखो बेटे, ये जो इन्होंने एक्सरे तो डिस्कवर की, लेकिन एक्सरे में दो बातें होती हैं। एक क्या है कि आपको, एक होती है क्वालिटी और एक होती है इंटेंसिटी। कौन कौन सी दो चीजें हैं? क्वालिटी और इंटेंसिटी। अब कोई बच्चा पूछे सर क्वालिटी ऑफ एक्सरे का क्या मतलब है? एक्सरे बेटे जो है ना, ये समझ के चलो लगभग 0.01 एंगस्ट्रम से, कहां से है? 0.01 एंगस्ट्रम से 100 एंगस्ट्रम के बीच में जो रेडिएशंस हैं उन्हें एक्सरेज कहते हैं। क्वालिटी का मतलब है इस वेवलेंथ पर कंट्रोल। इनमें से 0.01 एंगस्ट्रम से 4 एंगस्ट्रम तक जो रेज होती हैं,
इन्हें कहते हैं हार्ड एक्सरेज। क्या कहते हैं बच्चों? हार्ड एक्सरेज। और 4 एंगस्ट्रम से 100 एंगस्ट्रम तक जो रेज होती हैं इन्हें कहते हैं सॉफ्ट एक्सरेज। तो जो प्रोफेसर रंजन थे ये बेटे इन पर कंट्रोल नहीं कर पाते थे। जो वेवलेंथ थी वो अपने आप कभी बढ़ जाती थी कभी घट जाती थी। उसका कारण अभी मैं बताऊंगा ऐसा क्यों हो जाता था। तो इस तरह से क्वालिटी पर कंट्रोल नहीं था। और दूसरी होती है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी आपको पता है कितनी एक्सरेज मिल रही हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंटेंसिटी होती है। एक्सरे भी फोटोन ही है। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स यानी कितनी ज़्यादा एक्सरेज हैं, है ना, उनकी नंबर कितना ज़्यादा है, इस पर भी कंट्रोल नहीं रख पाते थे। धीरे धीरे फोटोन का नंबर कम होता जाता था और धीरे धीरे एक्सरेज मिलना बंद हो जाती थी। अब एक सवाल है सर ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर वो क्या करते थे, वेरी लो प्रेशर पर गैस भरते थे। इस ट्यूब में क्या भरते थे? वेरी लो प्रेशर पर गैस। लो प्रेशर पर गैस, ये गैस भर दी उन्होंने। तो ये गैस क्या करती थी बेटे? ये गैस को ना ये बर्तन की दीवारें, ये ट्यूब की दीवारें एब्जॉर्ब करती थी कुछ। उस वजह से ये गैस का प्रेशर कम ज़्यादा होता रहता था। इस वजह से ये दोनों चीज़ों के कंट्रोल में जो था वो नहीं हो पाता था। ना क्वालिटी का कंट्रोल हो पाता था ना इंटेंसिटी का। एक्सरे तो रंजन ने ही डिस्कवर कर दी। अब इन चीज़ों में जो सुधार किया वो किसने किया? प्रोफेसर कुलीज ने। किसने किया? प्रोफेसर कुलीज। इन्होंने बच्चों जो एक्सरे की इन दोनों फीचर्स में सुधार किया। अगर इनके एक्सपेरिमेंट से अगर हम चलें इनके तरीके से एक्सरे ट्यूब बनाएं तो हम क्वालिटी भी सुधार सकते हैं और इंटेंसिटी पर भी पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो क्या इन्होंने सुधार किया वो मैं तुम्हें एक डायग्राम से थोड़ा समझाता हूं। प्रोफेसर कुलीज ने क्या किया देखो जरा। देखो ये है बच्चों डायग्राम। देखो थोड़ा सा जूम कर रहा हूं ताकि तुम्हें साफ दिखे। देखो भाई ये डायग्राम थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं अभी। देखो दिख रहा है सबको? ठीक है। देखो बेटे इसमें इन्होंने किया सबसे पहले एक फिलामेंट लिया। क्या लिया? फिलामेंट। इस फिलामेंट को इन्होंने बैटरी की हेल्प से गर्म किया। अब आप कहेंगे फिलामेंट को गर्म होने से क्या होगा? फिलामेंट को गर्म करने से उसमें थर्मो आयोनिक एमिशन होता है, यानी उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अब आप कहेंगे इससे क्या फायदा होगा? अगर आप ज़्यादा गर्म करेंगे बैटरी की हेल्प से, ज़्यादा करंट चलाएंगे, इसमें ज़्यादा करंट चलाएंगे तो फिलामेंट ज़्यादा गर्म होगा तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज़्यादा निकलेगा। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेंगे तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन से एक्सरेज भी ज़्यादा बनेंगी, है ना। तो इस तरह से इन्होंने जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी को कंट्रोल करने के लिए एक बहुत ही आसान तरीका सोचा, वो है फिलामेंट को गर्म करना। फिलामेंट को किससे गर्म करना है? एक बैटरी की हेल्प से। करंट चलाओ, बैटरी की हेल्प से करंट चलाओ और करंट से कंट्रोल करो। बैटरी से ज़्यादा करंट चलाओगे फिलामेंट ज़्यादा गर्म होगा। I²RT आपको पता है, ज़्यादा गर्म होगा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ठीक है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने फिलामेंट को गर्म किया। और यहाँ ना एक ये M लिखा है, M माने मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम की एक यहाँ पर वो लगा दी ग्रिल, जिस पर नेगेटिव पोटेंशियल दिया ताकि ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन हर दिशा में निकलते हैं तो वो बिखर के वहीं रुक जाएं। और फिर बेटे इन्होंने वेरी वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगाया। वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से ये इलेक्ट्रॉन बहुत तेज स्पीड से दौड़ेंगे। क्यों? क्योंकि एनर्जी तुम्हें पता है W या एनर्जी जो होती है वैसे होती है hc/λ या h न्यू फोटोन की, और वैसे जो एनर्जी होती है वो होती है QV EV।
तो जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे उतनी ज़्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे। तो बहुत हाई स्पीड से ये इलेक्ट्रॉन चलेंगे और ये ना इस टारगेट पर टकराएंगे। ये टारगेट जो है जनरली टंगस्टन होता है। अब एक सवाल है, टंगस्टन पे टकरा के क्या होगा? टंगस्टन पर ये जब बहुत फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन टकराते हैं बेटा, तो बदले में टंगस्टन से एक्स रेज निकलती हैं। तो टंगस्टन के टुकड़े को ना 45 डिग्री के एंगल पर काट देते हैं ताकि ये टकराए तो एक्स रे सीधा 90 डिग्री पर बाहर आ जाए ट्यूब से। ठीक है, और इस पूरे अरेंजमेंट को एक लेड चैम्बर में बंद कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्सरे नुकसानदायक होती हैं, ओवर एक्सपोजर से नुकसान हो सकता है बॉडी को, इसलिए पूरे चैम्बर को क्या करते हैं, लेड से ढक देते हैं, है ना। तो ये अब आप बताइए भाई क्या क्या किया है, बताओ। सबसे पहले कैथोड को गर्म करो, कैथोड से कंट्रोल करो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा उतनी इंटेंसिटी ज़्यादा। एनर्जी को कंट्रोल करो, एनर्जी वेवलेंथ को कंट्रोल करो, एनर्जी को, फ्रीक्वेंसी को, वेवलेंथ को कंट्रोल करो पोटेंशियल डिफरेंस से। जितना बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे, है ना, उतना ही कम वेवलेंथ आपको मिलेगी, क्योंकि लैम्डा और ये आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। लैम्डा मिन जो होगा, सबसे छोटी लैम्डा, वो होगी hc/ev टाइप की। ठीक है, इस तरह की बात होगी। क्लियर? तो बच्चों इस तरह से अब हमारे दिमाग में कई बातें ये आ गई कि देखो इंटेंसिटी कंट्रोल कर ली और यहां से हमने क्वालिटी भी कंट्रोल कर ली कि लैम्डा पूरी तरह से हमारे हाथ में है। हम कितनी वेवलेंथ की एक्सरेज बनाना चाहते हैं वो हम पे डिपेंड करता है। इन्होंने ये ट्यूब में बिल्कुल वैक्यूम रखा था, कोई गैस नहीं भरी, इसलिए गैस जब है ही नहीं तो गैस का प्रेशर कम या ज़्यादा नहीं होगा। अब एक सवाल दिमाग में और आता है कि ये टंगस्टन ही क्यों लिया, है ना। तो देखो टंगस्टन में 3-4 खास बातें हैं टंगस्टन को लेने के पीछे। सबसे पहली बात, जो चीज़ लेते हैं ना उसका एटॉमिक वेट काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। तो टंगस्टन आप ले सकते हैं, इसके अलावा आप प्लेटिनम ले सकते हैं। तो इन चीज़ों का एटॉमिक वेट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो एक तो इसीलिए टंगस्टन लिया ताकि उसका एटॉमिक वेट काफ़ी ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा चाहिए ये अभी आगे बताऊंगा मैं तुम्हें। ठीक है, तो ये दूसरा, वो चीज़ कंडक्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि बेटे बहुत फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन टकराते हैं तो थोड़ी देर में ये बहुत गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद अगर इससे हीट ना हटाई जाए तो थोड़ी देर में ये पिघल जाएगा। इसीलिए इसके पास लगातार ठंडा पानी सर्कुलेट करते रहते हैं ताकि ये पिघले ना। तो क्या करते रहते हैं, कोल्ड वाटर जैकेट से इसके चारों तरफ पानी सर्कुलेट करते रहते हैं, ठंडा पानी, ताकि ये टारगेट यानी टंगस्टन पिघले ना। तीसरी बात, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई लेते हैं ताकि आसानी से ये चीज़ ना पिघले। तो बताओ टंगस्टन लेने के पीछे क्या कारण है? हाई एटॉमिक वेट ताकि एक्सरे का प्रोडक्शन हो सके। दूसरा क्या कारण है? दूसरा कारण है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, क्योंकि जब ये बहुत फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इससे टकराते हैं तो ये टारगेट बहुत गर्म हो जाता है। मैंने बताया ये पोटेंशियल डिफरेंस 10,000 वोल्ट से भी ज़्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। जब वो टकराते हैं तो ये टारगेट बहुत हीटेड हो जाता है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होना चाहिए और कंडक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। ये अपनी हीट जल्दी से पानी को दे दे ताकि ये ठंडा हो सके और मेल्ट ना होने पाए। इस तरह का अरेंजमेंट किसने किया? प्रोफेसर कुलीज ने। इस तरह से आज भी बेटा जो मॉडर्न एक्सरे ट्यूब है जिसमें हम एक्सरे कराते हैं, वो कहीं ना कहीं यही बेसिकली उसमें यही इंतजाम आज भी हैं। यानी प्रोफेसर कुलीज का एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा है, उसमें इंटेंसिटी पूरी तरह से कंट्रोल हो जाती है, क्वालिटी या वेवलेंथ पर पूरा नियंत्रण रहता है और इस तरह से हम एक्सरे का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये प्रोफेसर कुलीज ने क्या किया ये समझा दिया मैंने। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ लैम्डा मिन। मैंने बता ही दिया लैम्डा मिन कितना होता है, देखो एक बार दिखा भी देते हैं। ये हो गया लैम्डा मिन, इसको भी देख लो, फिर तुम्हें आगे बताता हूँ।
अभी समझाया था मैंने। तो देखो ये लैम्डा मिन मैंने निकाला भी था तुम्हारे लिए, देखो वही है, देख पा रहे हो लैम्डा मिन निकल आएगा HC/EV। ये लैम्डा पर कंट्रोल करते हैं। अब एक सवाल ये सर लैम्डा मिन क्यों लिख रहे हैं आप, तो जरा समझो। इसके लिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं एक्सरे स्पेक्ट्रा, देखो ये लिखा भी आ रहा है स्पेक्ट्रा वर्ड पूरा है, एक्सरे स्पेक्ट्रा हेडिंग है। तो इसमें मैं तुम्हें एक ग्राफ से समझाता हूं कि जो एक्सरे मिलती हैं वो किस तरह मिलती हैं। जरा देखो एक्सरे स्पेक्ट्रा को अब समझा रहा हूं। देखो ये ग्राफ है, दिख रहा है सबको, ठीक है। देखो इसमें एक तरफ इंटेंसिटी ली गई है, देख रहे हो ग्राफ में, और एक तरफ वेवलेंथ ली गई है। अब देखो ये लैम्डा मिन से शुरू हुआ ये ग्राफ और ये कंटिन्यूअस कर्व है, लेकिन इसमें कुछ पीक हैं। देखो यहाँ K सीरीज लिखा हुआ दिख रहा होगा, यहाँ L सीरीज लिखा हुआ दिख रहा होगा, इस तरह का ग्राफ है। अगर कोई बच्चा ध्यान से इस ग्राफ को देखे तो वो कहेगा इस ग्राफ में सर दो पार्ट हैं, एक तो कंटिन्यूअस सारी वेवलेंथ है, ये सारी वेवलेंथ है जो एक डेफिनेट वैल्यू से लैम्डा मिन से लेके एक डेफिनेट वैल्यू तक है, सारी वेवलेंथ मौजूद है, और कुछ करेक्टरिस्टिक वेवलेंथ है जो ज़्यादा मात्रा में मौजूद हैं, ये करेक्टरिस्टिक वेवलेंथ हैं, और कुछ डेफिनेट वेवलेंथ है लैम्डा मिन से लेके लैम्डा की किसी वैल्यू तक। अब ये दो तरह की वेवलेंथ क्यों मिलती हैं, इसका क्या कारण है, तो इसको जरा ध्यान से समझना पड़ेगा, तो मैं इनका कारण तुम्हें समझा सकता हूं। देखो बेटा लैम्डा मिन ना टारगेट पे डिपेंड नहीं करता है। तुमने टारगेट जैसे टंगस्टन लिया था, तो देखो टंगस्टन का तो कोई नाम ही नहीं आ रहा, HC सब कांस्टेंट है, EV, बल्कि लगाए गए पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करता है लैम्डा मिन। तो लैम्डा मिन जो है टारगेट पर डिपेंड नहीं करता है कि आपने कौन से मटेरियल लिया है, टंगस्टन लिया है या प्लेटिनम लिया है, बल्कि किस पे डिपेंड करता है, लगाए गए पोटेंशियल डिफरेंस पर लैम्डा मिन डिपेंड करता है। जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा लगाओगे लैम्डा की वैल्यू उतनी ही कम हो जाएगी, लैम्डा मिन उतना ही कम होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये बात तो समझ में आ गई है ना। अब एक बात ये रहती है कि सर ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्यों मिलता है, अब इसको थोड़ा मैं समझाता हूँ, जरा ध्यान से समझो। देखो बेटे जब बहुत फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, वेरी वेरी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से टारगेट के पास से गुजरते हैं, कहाँ से गुजरते हैं, टारगेट के पास, तो टारगेट में टंगस्टन के न्यूक्लियस के पास से, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है, वेरी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन गुजर रहा है। तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, तो ये इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करके इसकी स्पीड को कम करेगा। क्या करेगा, इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जिससे इसकी स्पीड, ये इसके पास से बहुत तेजी से गुजर जाना चाहता है, ये इसे अपनी ओर खींच रहा है, तो इससे इसकी स्पीड क्या होगी, रिटार्ड हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो इसकी एनर्जी में कमी आएगी। तो जो इसकी एनर्जी में कमी आएगी, वो जो एनर्जी में कमी आएगी उसी से हमें HC/लैम्डा फोटॉन्स मिलेंगे। इसीलिए एनर्जी में कमी अलग अलग आती है, कोई इलेक्ट्रॉन ज़्यादा धीरे होगा, कोई बिल्कुल ही ज़ीरो वेलोसिटी पर आ जाएगा, है ना, अलग अलग वैल्यू एनर्जी की कम होगी इस अट्रैक्शन की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन इससे अलग अलग है। कोई दूर से गुजर रहा होगा इलेक्ट्रॉन, कोई पास से गुजर रहा होगा, कोई बेहद पास से गुजर रहा होगा, न्यूक्लियस के, अलग अलग न्यूक्लियस के। तो इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी में अलग अलग कमी आएगी, तो ये वैल्यू अलग होने से लैम्डा भी अलग होगा। इसी वजह से ये लैम्डा इस वैल्यू से इस वैल्यू तक वेरी करता है। और अगर ये बिल्कुल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो ही हो जाए, है ना, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल रुक ही जाए, तो आपको लैम्डा मिन मिलेगा, यानी सारी की सारी एनर्जी किस में बदल गई, हाँ, फोटोन को मिल गई, है ना। तो सारी एनर्जी फोटोन को मिल जाएगी, तो लैम्डा की वैल्यू सबसे कम होगी, ये वाली। और अगर इलेक्ट्रॉन रिटार्ड होगा तो अलग अलग एनर्जी जो होगी वो रिटार्डेशन में खर्च हो जाएगी, यानी अलग अलग एनर्जी में कमी आएगी, तो उस कमी की वजह से लैम्डा भी अलग अलग होगा। इसी वजह से बेटे लैम्डा की वैल्यू वेरी करती है।
अब कोई बच्चा कहे ठीक सर ये भी बात समझ में आ गई, लैम्डा की वैल्यू क्यों वेरी करती है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये बताइए सर ये के सीरीज एल सीरीज इनका क्या मीनिंग है, इनको और तुम्हें समझना पड़ेगा, है ना। इसे कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे स्पेक्ट्रम। तो देखो मैं तुम्हें एक डायग्राम से और समझाता हूं, इससे तुम्हें समझने में मदद मिलेगी। ठीक है, देखो जरा एक डायग्राम और समझो। देखो दिख रहा है डायग्राम। देखो बेटे बहुत फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जब आता है ना कभी कभी, तो एटम के अंदर आ जाएगा, और बाय द वे ऐसा हुआ वो के शेल में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा था यहां पर, है ना, टंगस्टन का भी के शेल का इलेक्ट्रॉन होगा, ये चक्कर लगा रहा था, ये बहुत फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन सीधा आके इससे टकरा गया, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, टक्कर खा के बाहर निकल जाएगा, के शेल का इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। जैसे तुमने कैरम में देखा होगा, ये स्ट्राइकर वाला इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये स्ट्राइकर है, इसने इसमें जोर की टक्कर दी और ये इलेक्ट्रॉन को इसने नॉकआउट कर दिया, बाहर निकाल दिया। समझ आई बात। अब यहां पर जैसे ही जगह खाली हुई तो क्या होगा, जो बगल वाले इलेक्ट्रॉन है एल शेल के या एम शेल के, वो उस जगह को भरने के लिए, क्योंकि ये इस जगह को भरने के लिए जंप करके हायर एनर्जी स्टेट से एल से के शेल में जा सकता है इलेक्ट्रॉन, या एम शेल से के शेल में जा सकता है इस जगह को भरने के लिए। तो अगर एल शेल वाला इलेक्ट्रॉन इस जगह को भरेगा तो इस एनर्जी डिफरेंस के बराबर एनर्जी का, एल और के शेल की जो एनर्जी का डिफरेंस है, उस एनर्जी का एक फोटोन निकलेगा, और वो फोटोन ही एक्सरे है, तो उसकी एनर्जी डेफिनेट होगी। अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको भरे तो हम इसे कहते हैं के अल्फा। क्या कहते हैं, के अल्फा। अल्फा माने बगल वाली शेल के, एल शेल के इलेक्ट्रॉन ने इस जगह को भरा है। और अगर एम शेल वाला इलेक्ट्रॉन इस जगह को भरे तो इसे कहते हैं के बीटा। क्या कहते हैं, के बीटा। इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज जो हैं वो के अल्फा के बीटा जो मिलती हैं वो यहाँ से समझी जा सकती हैं। अब कोई बच्चा कहेगा सर वहाँ एल सीरीज भी तो लिखा था। हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है वो आए और एल शेल के किसी इलेक्ट्रॉन से टकराए और इसको नॉकआउट करके बाहर निकाल दे। तो एल शेल का इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। अब सोचो क्या होगा, एम शेल का इलेक्ट्रॉन या ऊपर के एल एम एन शेल का इलेक्ट्रॉन, कोई और इलेक्ट्रॉन जो हायर एनर्जी स्टेट में है, वो इस जगह को फिल करने के लिए यहां जंप कर जाएगा। तो वो एनर्जी डिफरेंस, जैसे एम से एल में इलेक्ट्रॉन आया तो एम हायर एनर्जी है, एल लोअर एनर्जी है, तो ये एनर्जी डिफरेंस एक फोटोन के रूप में निकलेगा। तो इस तरह से हमें एक्सरेज मिलेंगी। तो इस तरह की एक्सरेज को कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, क्योंकि ये एनर्जी डिफरेंस फिक्स है के और एल के बीच में, या एल और एम के बीच में, या के और एम के बीच में, ये एनर्जी डिफरेंस फिक्स है। इसीलिए मिलने वाली जो एक्सरे है उसकी वेवलेंथ एकदम फिक्स होगी, ना कम ना ज्यादा, बिल्कुल फिक्स वेवलेंथ की वो एक्सरेज मिलेंगी। इन फिक्स वेवलेंथ की एक्सरेज को ही हम क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। ये वेवलेंथ किस पे डिपेंड करेगी, ये टारगेट पर डिपेंड करेगी। लैम्डा मिन टारगेट पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ टारगेट पर डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर ये टंगस्टन है तो ये एनर्जी डिफरेंस टंगस्टन के हिसाब से कुछ फिक्स होगा। ये प्लेटिनम है तो ये एनर्जी डिफरेंस प्लेटिनम के हिसाब से कुछ अलग होगा। इसीलिए कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे जो होती है वो कहीं ना कहीं टारगेट पे डिपेंड उसकी वेवलेंथ कर जाती है, लेकिन जो लैम्डा मिन है वो लगाए गए पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करती है, टारगेट की नेचर पर डिपेंड नहीं करती है। और एक्सरे स्पेक्ट्रम में दो पार्ट्स मैंने तुम्हें समझाए, एक है कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम जिसमें वेवलेंथ लैम्डा मिन से लैम्डा की किसी वैल्यू तक लगातार सारी वेवलेंथ मौजूद होती हैं, है ना, और एक है कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ जो के सीरीज और एल सीरीज वाली थी। तो देखो ये एक बार दोबारा देख लो ताकि तुम्हें याद आ जाए, ये चीज मैंने समझाई है। इसमें दो पार्ट हैं, एक है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम जिसमें सारी वेवलेंथ प्रेजेंट है ना, और इसमें लैम्डा विन
लगाए गए सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करती है। ये के सीरीज और एल सीरीज ये एक बिल्कुल पर्टिकुलर वेवलेंथ होंगी, है ना। और ये क्यों हुई हैं? क्योंकि मैंने बताया फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन ने के शेल के इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दिया है, तो उस जगह को भरने के लिए एल शेल या एम शेल से इलेक्ट्रॉन उसमें जंप कर गया है और उस एनर्जी डिफरेंस को उसने एक फोटोन या एक्स रे के रूप में इमिट किया है। इस तरह कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ को भी हम समझ सकते हैं। अब एक चीज और समझा रहा हूं, इसे कहते हैं मॉसलेस लॉ। जरा ध्यान से देखिए, मॉसलेस लॉ क्या है इसको जरा समझो, ठीक है। पहले तो है क्या वो दिखा रहा हूं, फिर तुम्हें बेसिकली जो है मैं समझाऊंगा मैं क्या कहना चाहता हूं, न्यूमेरिकल में क्या काम आएगा। देखो बेटे, मॉसले ने क्या किया, टारगेट को बदला बार बार, है ना। टारगेट को बदल के उन्होंने कहा जो फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट होता है वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है, यानी निकलने वाली जो वेवलेंथ है ना फोटोन की, अभी बताया था के सीरीज की या एल सीरीज की जो वेवलेंथ है या फ्रीक्वेंसी है, तो वो जेड एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। जेड माने एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट पे डिपेंड नहीं करती है। तो इन्होंने बहुत क्लियर किया कि निकलने वाली जो वेवलेंथ है या निकलने वाली जो फ्रीक्वेंसी है फोटोन की, वो बच्चों किस पे डिपेंड करती है, जेड पर। जेड माने हैं एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर, जहां के और बी ये कांस्टेंट्स हैं। के भी कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, ठीक है। जनरली बी की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। जनरल केसेस में बी की वैल्यू 1 होती है। तो देखो वैसे जो 1/λ का फॉर्मूला है, तो देखो थोड़ा समझा दूं, हाइड्रोजन के लिए मैंने 1/λ का तुम्हें फॉर्मूला लिखा था, 1/λ इक्वल्स टू RH 1/NF स्क्वायर माइनस 1/NI स्क्वायर। ये फॉर्मूला है हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए, याद आ रहा है, ठीक है। अगर ये हाइड्रोजन के अलावा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 1 है, अगर बेटे कोई और एटम हो तो फॉर्मूला हो जाता है 1/λ बराबर RH जेड स्क्वायर 1/NF स्क्वायर माइनस 1/NI स्क्वायर, यह माना जाता था। लेकिन यहां करेक्शन किसने किया, मॉसले ने। मॉसले ने कहा जेड नहीं आता है, अगर हाई एटॉमिक नंबर हो, बहुत शॉर्ट में समझ लेना, ये कॉन्सेप्ट कई जगह लगता है, आईआईटी के सवालों में भी लगाना पड़ेगा आपको, तो ध्यान रखना। मॉसले ने करेक्शन करके कर दिया, ये होता है RH जेड -1 का होल स्क्वायर 1/NF स्क्वायर माइनस 1/NI स्क्वायर। ये करेक्शन किया मॉसले ने। जेड की जगह जेड -b था ना, b की वैल्यू 1 है, जेड -1 आता है, ठीक है। जहां जेड जो है हाई एटॉमिक नंबर है, जेड का नाम है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट नहीं है, एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर सारे बच्चे जानते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो ये करेक्शन मॉसले ने किया था, तो ये याद रखिए 1/λ का फॉर्मूला, अगर एटॉमिक नंबर हाई है तो फॉर्मूला होता है RH जेड -1 का होल स्क्वायर 1/NF स्क्वायर माइनस 1/NI स्क्वायर। ये करेक्ट फॉर्मूला है जो अब हम पढ़ते हैं, और ये करेक्शन किसकी देन है, मॉसलेस लॉ की देन है। उन्होंने जेड की जगह जेड -b किया था, b की वैल्यू 1 आती है, तो इसीलिए यहाँ जेड -1 का होल स्क्वायर हो जाता है। तो ये मॉसले लॉ के अकॉर्डिंग इस करेक्शन को याद रखना है। अब मैंने तुम्हें आज क्या क्या बताया है, मैंने तुम्हें बताया है एक्सरे क्या होती हैं, एक्सरे कैसे पैदा हुई, किसने उन्हें प्रोड्यूस किया, प्रोफेसर रॉन्जन ने प्रोड्यूस किया सबसे पहले, लेकिन वो दो चीज़ों पर कंट्रोल नहीं कर पाए, एक तो इंटेंसिटी पर और एक क्वालिटी पर। फिर उन दोनों चीज़ों पर कंट्रोल किसने किया, प्रोफेसर कुलीज ने। उन्होंने इंटेंसिटी को भी कंट्रोल करना सिखाया और क्वालिटी को भी कंट्रोल करना सिखाया। फिर इसके बाद मैंने तुम्हें बताया कि बच्चों जो लैम्डा मिन होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करता है लगाए गए, लेकिन
जो टारगेट है उसकी नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। टारगेट की नेचर में भी 3 खास बातें होनी चाहिए। उसका एटॉमिक नंबर हाई होना चाहिए, उसकी कंडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए ताकि जल्दी जल्दी वहाँ से हीट को हटाया जा सके, और एक और बात बताई थी, उसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होना चाहिए। इन सब मामलों में सबसे अच्छा रोल प्ले करता है टंगस्टन। फिर मैंने बताया तुम्हें एक्सरे स्पेक्ट्रा के बारे में, जिसमें मैंने तुम्हें समझाया एक्सरे का स्पेक्ट्रम देखो तो उसमें 2 पार्ट होते हैं। एक ये सारी वेवलेंथ है लैम्डा मिन से लेकर एक डेफिनेट वैल्यू ऑफ लैम्डा तक, ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है। बीच में ये एक स्पेशल वेवलेंथ हैं, ये 2 सीरीज़ हैं जिसे के सीरीज़ और एल सीरीज़ कहते हैं। इन्हें हम कहते हैं करेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम। दोनों को समझा अलग अलग तरीके से जा सकता है। इनका प्रोडक्शन क्यों हो रहा है कंटिन्यूस एक्सरे का? इसका कारण है इलेक्ट्रॉन की स्पीड, जब न्यूक्लियस के बगल से डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स गुजरते हैं अलग अलग न्यूक्लियस के आसपास से, तो उनकी एनर्जी में लॉस अलग अलग होता है। इस अट्रैक्शन के कारण वो स्लो डाउन हो जाते हैं, तो एनर्जी में अलग अलग लॉस होने से अलग अलग लैम्डा मिलता है। इस वजह से ये लैम्डा का वेरिएशन होता है। फिर समझाया ये सीरीज़ क्यों मिलती हैं, कि ऐसा भी हो सकता है कि बहुत फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं सीधा जाके के शेल के इलेक्ट्रॉन से टकरा जाएं या एल शेल के किसी इलेक्ट्रॉन से टकरा जाएं और उनको नॉकडाउन करके बाहर कर दें। जब बाहर कर देते हैं तो हायर एनर्जी शेल से ये शेल को भरा जाता है और इस एनर्जी डिफरेंस का एक फोटोन इमिट होता है और उसी से करेक्टरिस्टिक एक्सरेज मिलती हैं। करेक्टरिस्टिक एक्सरेज की वेवलेंथ जो होती है ना, वो बच्चों लिए गए टारगेट मटेरियल पर डिपेंड करती है, लेकिन लैम्डा मिन लिए गए टारगेट पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि लगाए गए पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करता है। मॉज़ले लॉ मैंने समझा दिया। बेसिकली याद रखना, 1/लैम्डा का फॉर्मूला जब लगाओगे तो RH Z-1 का होल स्क्वायर कर लेना सवालों में, तभी आंसर मैच होगा। तो ये ध्यान रखना है तुम्हें। तो ये एक बार मैंने क्विक रिवीजन भी तुम्हें बता दिया है। तो बेटे इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। हालांकि ये सारे आर्टिकल्स आपके सिलेबस में नहीं हैं, आउट ऑफ सिलेबस हैं, कुछ IIT में हैं, कुछ जो हैं इस बार हटा दिए गए हैं, लेकिन फिर भी मैंने बेटे पूरी वीडियो बना के भेज दी है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।